हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो साथियों, डीएसएसबी हिंदी सेशन में हम लोग 2022 से लेकर 2024 में जो हिंदी में आए हुए पेपर प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा स्टार्ट होगा, जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये पेपर। तो पहला है, दिए गए शब्दों में से उचित तद्भव शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, दिए गए शब्दों में से उचित तद्भव शब्द से वाक्य पूर्ण करें। मनुष्य की सर्वोत्तम डैश डैश उसके अच्छे कर्म है। मनुष्य की सर्वोत्तम डैश डैश उसके अच्छे कर्म है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर जो उचित तद्भव शब्द है उसको फिल करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्रच्छन्न, पुंजी, पुंज या पुच्छ। तो मनुष्य की सर्वोत्तम क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, पुंजी उसके अच्छे कर्म है। मनुष्य की सर्वोत्तम पूंजी उसके अच्छे कर्म है, यही इसका सही आंसर होगा। ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? पुंज। पुंज इसका तत्सम शब्द होता है। जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो इस तत्सम है और इसका तद्भव होता है पुंजी। प्रच्छन्न का होता है पश्चात। पश्चात, प्रच्छन्न का तद्भव होता है पश्चात। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए आत्मग्राही, ऑप्शन बी आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन सी आत्मघात या ऑप्शन डी आत्मोकर्ष। तो जो दूसरों के सुख के लिए या दूसरों के कार्यों के लिए अपने सुख का त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति या ऐसे शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है? आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है आपको पुनः मिल जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो पर वारों उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। ठीक है, तो इस दोहे में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन क्या है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार। तो इस दोहे में जो है वो यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होते हैं? जिस पर एक शब्द जो होता है वो कई बार प्रयोग किया जाता है। जब पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग बार बार किया जाए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो, तो वो यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो पर वारों उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। मतलब कि यहाँ उर्वशी क्या है? जो स्वर्ग में एक अप्सरा या सुंदरी, जो स्वर्ग की अप्सरा, उसका नाम है उर्वशी। ठीक है, और यहाँ तू मोहन के उर्वशी, यहाँ उर का अर्थ होता है हृदय में बसने वाली, हृदय में बसने वाली, उर्वशी के समान। ठीक है, उर्वशी के समान। तो उर शब्द का यहाँ पर प्रयोग बार बार हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ आपने देखा, उर्वशी मतलब स्वर्ग की अप्सरा और उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली। ठीक है, तो कौन सा अलंकार था इस दोहे में? यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा विलोम शब्द जो है वो गलत, सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुगति का विलोम दुर्गति, सौम्य का उग्र, सृजन का रचना या सृष्टि का प्रलय। तो सुगति का क्या होता है? दुर्गति, ये ठीक है। सौम्य का उग्र, सौम्य का मतलब शांत और इसका होता है उग्र, ये भी ठीक है। सृजन का रचना और सृष्टि का प्रलय, ये भी ठीक है। जबकि सृजन और रचना दोनों एक समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। सृजन का होता है विलोम विनाश, सृजन का विलोम क्या होता है? विनाश। ठीक है, सृजन का विलोम विनाश, जबकि रचना का विलोम होता है ध्वंस। क्या होता है? ध्वंस। रचना का विलोम होता है ध्वंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है, बाल गोपाल के सिर पर
घुंघराले कुंतल दे रहे हैं शोभा। बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल दे रहे हैं शोभा, और बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल शोभा दे रहे हैं शोभा। घुंघराले कुंतल बाल गोपाल के सिर पर शोभा दे रहे हैं, बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल। तो इसको आपको सीक्वेंस में सेट करना है, पहचानना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन वाक्य विन्यास की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल, कुंतल का अर्थ होता है बाल, शोभा दे रहे हैं। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन कीजिए। मुंह में पानी भर आना, मुंह में स्वाद भर आना, मुंह में लार भर आना और मुंह में थूक भर आना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुद्ध मुहावरा क्या होगा? मुंह में पानी भर आना, इसका अर्थ होता है जी ललचाना। ठीक है, तो मुंह में पानी भर आना ये इसका सही मुहावरा है और इसका अर्थ होता है जी ललचाना। जी ललचाना, ललचाना ये इसका सही अर्थ होता है, जी ललचाना। क्लियर? जी ललचाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाजी बली रघुवंशिन के मनो सूरज के रथ चूमन चाहा। ठीक है, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन क्या है? रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा या प्रतीप। ठीक है, बाजी बली रघुवंशिन के मनो सूरज के रथ चूमन चाहें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो उसे क्या बोला जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके लिए कुछ कीवर्ड होते हैं जिसके माध्यम से आप इसे पहचान सकते हैं, जैसे मनु, जनु, जनु, ज्यों, ज्यों, मानहु, 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 मनो, मनो, जानो, जानो। ये शब्द आपको अगर कहीं भी किसी भी दोहे या पंक्ति में मिले तो समझ जाना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। और ये कीवर्ड उस अलंकार में जरूर मिलेंगे, नहीं उस पंक्ति में मिले तो समझ जाना ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि यहाँ पर बाजी बली रघुवंशिन के मनो सूरज के रथ चूमन चाहें, तो मनो शब्द यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उल्लंघन का संधि विच्छेद है, उल्लंघन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन क्या है? उत धन लंघन, उद धन लंघन, उल धन अंघन, उल धन लंघन। तो उल्लंघन क्या है? उल्लंघन एक व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो स्वर और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और व्यंजन संधि में एक वर्ग होता है कचट तप, जो मैंने बताया था, का च ट त प। इन वर्गों का, अगर इन वर्गों में से का च ट त प, इन वर्गों में से कोई इन वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ग, तीसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ ही या रा ला वा या कोई स्वर्ग आए तो इन्हीं वर्ग में का वह अक्षर, वह तीसरा अक्षर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उत धन लंघन है। ठीक है, तो यहाँ यही इसका सही आंसर है, ता के बाद। ठीक है, ला आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ता जो है वो ला बन जाता है। ठीक है, ता, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था जगदीश का एग्जाम्पल देके, अगर आपको ये जानना है तो आप क्लास नंबर फर्स्ट क्लास देखिए, जिसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि व्यंजन संधि क्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह कट का समास विग्रह होगा, गृह कट का समास विग्रह होगा। गृह का काटने वाला, गृह को काटने वाला, गृह के लिए काटने वाला, गृह से काटने वाला। तो गृह कट का समास विग्रह क्या होगा?
गिरह को काटने वाला। गिरह जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, तो उन्हें काटने वाले के लिए एक शब्द होता है ग्रह कट। ठीक है, तो ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं कि इसका जो प्रथम पद जो होता है, जैसे गिरह ये प्रथम पद है और ये कट जो है वो द्वितीय पद है, तो प्रथम पद असामान्य या गौण होता है, जबकि उत्तर पद ये कट जो है उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। साथ ही इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग भी नहीं होता, जैसे कि गगनचुंबी, राजपुत्र, तो ये क्या हो गए? ठीक है, ये तत्पुरुष समाज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे कि राजपुत्र राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र हो गया। गगनचुंबी, गगनचुंबी, इसमें क्या है कि प्रथम पद जो होगा वो गौण, गगन ये प्रथम पद हो गया, चुंबी उत्तर पद हो गया, यानी कि बाद वाला पद ये प्रधान होगा, इसमें प्रधान होता है, मतलब मेन यही होता है। गगन जो होगा ये सामान्य असामान्य होता है, मतलब इस गौण होता है, इसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं होती है। ठीक है, जैसे गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाला क्या हो गया? गगन चुंबी, ये क्या है? एक मतलब तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम्हारे पड़ोसी एकमात्र व्यक्ति हैं इस समय तुम्हारी सहायता करने वाले। एकमात्र व्यक्ति हैं इस समय तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारी सहायता करने वाले, तुम्हारी सहायता करने वाले तुम्हारे पड़ोसी एकमात्र व्यक्ति हैं इस समय। इस समय तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इस समय तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जो वाक्य विन्यास की दृष्टि से एकदम सटीक या फिट बैठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में सर्वोचित शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। ठीक है, सर्वोचित शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। जैसे पुरानी कथा की एक डैश डैश विशेषता श्राव्यता, श्रोता अथवा किस्सागो और किस्सा सुनाने वाले की आमने सामने विद्यमानता होती थी। तो कैसी विद्यमानता होती थी ये? तो यहाँ पर जो कथा की एक डैश डैश के स्थान पर क्या इन ऑप्शन में से बिल्कुल ऑप्शन फिट बैठेगा यहाँ पर? ठीक है, ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य, ऑप्शन नंबर बी है आकस्मिक, ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक, या ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य। तो पुरानी कथा की एक अनिवार्य विशेषता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डैश के फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आएगा अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध जो लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। अपनी टांग कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। अपनी जवान कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। अपनी गर्दन कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। या अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। ठीक है, तो सही लोकोक्ति कौन सी होगी या शुद्ध लोकोक्ति कौन सी होगी? अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। इसका अर्थ क्या होता है कि दूसरी की थोड़ी हानि के होने, मतलब दूसरे की थोड़ी हानि करने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान करना। ठीक है, दूसरे की थोड़ी हानि करने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान करना। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उचित विदेशी शब्द से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। डैश डैश की जिंदगी में कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती हैं। स्त्रियों, नारी, औरतों या महिलाओं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने वाला ये है कि इसमें क्या पूछा है? डैश डैश की जिंदगी में कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती हैं, लेकिन इसे किसे उचित विदेशी शब्द। तो नारी, स्त्रियाँ ये मतलब तत्सम शब्द है, नारी भी ये देशज शब्द है, महिलाओं ये भी देशज शब्द है, जबकि औरतों की जिंदगी में कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो इसको ऐसे पहचानना है, किसका शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है
औरतों की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। तो औरतों शब्द जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यथाशीघ्र, यहाँ यथा होगा, यथा नहीं, यथा, ये वाला यथाशीघ्र, यथा शीघ्र, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए क्या है? अव्ययी भाव। ऑप्शन बी क्या है? बहुव्रीहि। ऑप्शन सी द्विगु समास। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यथाशीघ्र में जो है, यथाशीघ्र में दो शब्द यथा और शीघ्र से मिलकर बना है। ये इसका यथा जो है वो प्रथम पद है, प्रथम पद, और शीघ्र जो है वो उत्तर पद या बाद वाला शब्द है। ठीक है, उत्तर पद है। तो जिस शब्द में प्रथम पद जो प्रधान होता है, मेन होता है, प्रथम पद प्रधान या मेन हो और उत्तर पद क्या हो? अव्ययी हो, अव्ययी, तो ऐसा शब्द क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, प्रथम पद प्रधान और उत्तर पद जो हो अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। और साथ ही अव्ययी भाव का प्रयोग जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। किसके? क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे कि यथा शीघ्र था, ये यथा संभव हो गया, रात भर हो गया, भर पेट हो गया, बार बार हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे रात भर, रात भर, ठीक है, यथा संभव, यथा संभव, बार बार, बार बार, बार बार हो गया, भर पेट हो गया, क्या? भर पेट। ठीक है, भर पेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आंखों से संबंधित हो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। नेत्रांत, आँखा, आखत या डी चाक्षुष। ठीक है, तो जो आंखों से संबंधित हो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों से संबंधित हो उसके लिए होगा चाक्षुष। क्या होगा? चाक्षुष। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये जो है गद्यांश या पैसेज स्टार्ट हुआ है। 95 से लेकर 100 तक 5 क्वेश्चन जो है वो आपके पैसेज से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज देखते हैं। क्या है? 1929 की अमेरिका की आर्थिक मंदी से वहाँ और दूसरे पूंजीवादी देशों में भी उत्पादन और विदेशी व्यापार में बड़ी गिरावट आई। जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या हो गई? एक ऐसे अंडरलाइन की या हाईलाइट कीजिएगा जब भी पैसे की। जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। दूसरी ओर सोवियत संघ में गिरावट ही नहीं आई, बल्कि 1929 या 1929 से और 1936 के बीच पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं से सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन 4 गुना से भी अधिक हो गया। विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई, पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। जनता, खासकर युवक, मजदूर और किसान समाजवादी विचार की ओर खींचने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों से ही उनका झुकाव निर्धन जनता की ओर था। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से राजनीतिक मंच पर गांधी जी के उदय से तथा दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से यह प्रवृत्ति और मजबूत हो गई। ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। कब? कराची, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में जनता को मूल अधिकारों, क्या क्या था इस प्रस्ताव में? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों, जाति, पंथ, लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता। ठीक है, अगला है सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव
तथा मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई थी। लगान व मालगुजारी में काफ़ी कमी, लगान और मालगुजारी में काफ़ी कमी तथा लाभहीन जोतों के लिए लगान माफ़ी, खेतीहरों के कर्जों में तथा सूदखोरों के नियंत्रण से राहत, जीवन यापन में काफ़ी कमी तथा लाभहीन जोतों के लिए बेहतर दशाओं, महिला मजदूरों के लिए सीमित घंटों तथा सुरक्षा और मजदूरों तथा किसानों के लिए संगठित होने और यूनियन बनाने के अधिकार तथा प्रमुख उद्योगों और खदानों तथा यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण जैसे वादे भी इस प्रस्ताव में किए गए थे। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में असत्य बात आपको बतानी है, क्या है? ठीक है, जनता को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, ये महिलाओं तथा पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाए जाने को मान्यता दी गई। इसमें जनता को मूल अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, तो महिलाओं और तथा पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाए जाने को मान्यता दी गई। इसमें जनता को मूल अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? अनिवार्य, जनता को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कर, ऑप्शन नंबर बी यही इसका असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की? 1934 में, 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने, 1917 में जयप्रकाश नारायण ने, 1931 में जवाहरलाल नेहरू ने या 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 या 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवाद और समाजवाद की ओर लोगों के उन्मुख होने के कारण निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? 1929 और 1936 की रूस की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता, मंदी के बावजूद भी रूस के औद्योगिक उत्पादन में 4 गुना तक वृद्धि, सोवियत संघ पर 1929 की आर्थिक मंदी का प्रभाव ना पड़ना और विश्वव्यापी मंदी के दौरान पूंजीवादी व्यवस्था की उपलब्धियों का उजागर होना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उपलब्धियों नहीं बल्कि उसकी कमियों को उजागर किया गया था। जैसा कि पैसेज में दिया गया है कि 1929 की विश्वव्यापी मंदी के दौरान पूंजीवादी व्यवस्था की कमियां सबके सामने, सभी देशों के सामने उजागर हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराची अधिवेशन में किसानों तथा मजदूरों के लिए पारित किए गए प्रस्तावों के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा इसमें पारित हुआ था और कौन सा नहीं। लगान व मालगुजारी में काफ़ी कमी करने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, बी ऑप्शन में है मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सहित कार्य करने की बेहतर दशा और वातावरण प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। लाभहीन तथा बंजर जोतों के लिए भी समान लगान तथा निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। मजदूरों तथा किसानों के संगठनों को उनके हित में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या, जो उसमें हमने पैसेज पढ़ा था और उसमें जो जो प्रस्ताव थे उसमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लाभहीन तथा बंजर जोतों के लिए समान लगान निर्धारित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। यह इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 की अमेरिका की आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव नहीं पड़ा? बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई, विदेशी व्यापार में भी कमी देखी गई, अमेरिका तथा दूसरे पूंजीवादी देशों में उत्पादन में गिरावट आई, या जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि 1929 की जो अमेरिका में आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या पड़ा था, इससे जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई बल्कि क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। ये पैसेज के
दूसरी लाइन में ही हमने देखा था। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस पेपर भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिए और पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।